मैथ्स में जो बच्चे डर रहे हैं ना, उनका डर खत्म करना है, बस ये हमारा मकसद है। डरने का सब्जेक्ट ही नहीं कि मैथ्स में कुछ डरावना कुछ फिगर्स नहीं है जिससे बच्चों को डर लगे, ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। आप अगर थोड़ा फ्रेश माइंड से सोचो, ये पॉडकास्ट देखो, उसके बाद आपको लगेगा कि 60 मार्क क्रॉस करना बहुत ही सिंपल काम है। जो मुझे तो लगता है कि सर एक वरदान देके जा रहे भाई। आंसर लाता है बच्चा, आंसर पक्का आंसर लाता है, लेकिन क्या करता है कि उसको स्टेप वाइज सॉल्यूशन पता नहीं, पूरे साल में उसने कोई टेक्स्ट बुक देखा ही नहीं। मैथ्स का पेपर आ गया भाई, सबसे टफ पेपर आ गया, क्या करे सर? सक्सेस इज अ मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड बिट ऑफ लक। सक्सेस इज 100%, 99 हार्ड वर्क करना है, और आखिरी में जो 1% हो लक पे डिपेंड रहता है। यू हैव टू फोकस ऑन हार्ड वर्क, नॉट ऑन द लक। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। अगर याद हो बच्चों, हमारे पॉडकास्ट देखते होंगे तो लास्ट ईयर पॉडकास्ट सभी के सभी महाराष्ट्र में टॉप नंबर 1 पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल ने दिए हैं। क्योंकि बच्चों, हम लोग जिस गेस्ट को इन्वाइट करते हैं वो कई प्राइवेट कॉलेज में कभी पेपर चेक ना किया हो, पेपर सेट ना किया हो, बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ऑथेंटिक की। तो ओनली फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल ने आज तक पूरे के पूरे ऑथेंटिक टीचर को इनवाइट किया है, जिनका एग्जामिनर, मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर, बोर्ड मेंबर भी, इतने सारे टीचर को हमने इनवाइट करने के बाद उनका जो भी आज तक का जो अनुभव है आपके साथ शेयर किया था। इस साल भी बच्चों हम लोग कुछ अलग ही करने वाले हैं, ताकि सभी बच्चों को महाराष्ट्र के टॉप करने का मौका मिलेगा। और महाराष्ट्र में ही नहीं, अदर स्टेट में भी इसका फायदा थोड़ा फार होता है आपके मालूमात के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ही काम करते हैं। और इस साल हमारा मकसद है बच्चों, लास्ट ईयर हमने अब की बार 90 पार बोला था, लेकिन जब भी मैं किसी टीचर को बात करता हूं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चों, वो कुछ हायर लेवल पे होता है। और इस साल जो मेरे साथ शख्स है, उन्होंने तो मुझे वादा किया है, मुकेश सर इस बार 90 पार नहीं, 100 आउट ऑफ 100 लेने का रास्ता दिखाने का काम हम करेंगे। रास्ते पे तो चलना बच्चों आपको ही है। तो मैं सबसे पहले हमारे स्टूडियो पे जो गेस्ट आ चुके हैं उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रताप कासिद सर। ये एक महाराष्ट्र में टॉप कॉलेज है, जो कि मराठवाड़े में तो बहुत सब लोग जानते होंगे, देवगिरी कॉलेज। इस कॉलेज में सर खुद 20 साल से पढ़ा रहे। सर ने खुद एग्जामिनर, मॉडरेटर, पेपर सेटर, चिप मॉडरेटर नहीं हुआ है, जो सही है वही बोलेंगे हम लोग, लेकिन पेपर सेटिंग करने का काम सर ने किया है। इसके अलावा सबसे मेन बात बताते हैं बच्चों कि सर खुद एक बोर्ड मेंबर है। तो मैं सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज हमारा मकसद है, जैसे आपने मुझे आने के बाद बोला कि सर 100 में से 100 नंबर भी लेना कोई मुश्किल बात। साइंस में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, जिस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत ही सिंपल वे है। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 सिंपल वे से मिल सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि सर मैथ्स में 100 लाना कोई मुश्किल बात कोई ना, डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो चलो देखते सर, अभी बातें करते करते पता लगेगा कि सही में हमारे बच्चे कितने कमेंट करेंगे नीचे। शायद देवगिरी के बच्चे होंगे तो सर के लिए कमेंट करो। और बाकी भी जो बच्चे कि हाँ सर, और सर और भी कुछ हेल्प हो सकती है क्या बच्चों के, जैसे कि भाई पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक आधा सेशन, या पेपर में कौन से स्टेप को कितने नंबर होते हैं, जैसे मॉडल आंसर शीट होती है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं क्या? आपको लगता है क्या पॉसिबल है? सबसे पहले तो ये पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को एक एडवाइस करूंगा कि आप जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएंगे ना, तो 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर वाइज आप सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन में ए सेक्शन, जो क्वेश्चन ए सेक्शन में ही सॉल्व करो, अगर बी सेक्शन में क्वेश्चन तो उसको बी सेक्शन में ही सॉल्व करो। कोई सेक्शन डी का सॉल्यूशन बी में नहीं आना चाहिए, सी का सॉल्यूशन डी में नहीं जाना चाहिए, सीक्वेंसली सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो रहा है उसको जगह छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन डायरेक्टली 24 नंबर का क्वेश्चन, फिर 16 नंबर का क्वेश्चन, फिर 10 नंबर क्वेश्चन, ऐसा रैंडमली मत सॉल्व करो। जो फ्लो चार्ट है क्वेश्चन का 1 to 34, उसी नंबर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या अगर नहीं होता है ऐसा,
तो क्या बच्चे के नंबर कट हो सकते हैं नहीं, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्क्स कट बिल्कुल नहीं हो जाते। अब कैसे भी लिखो तो मार्क देना ही देना है एग्जामिनर को। बट एग्जामिनर का माइंड फ्रेश रखने के लिए वो जरूरी है। यस यस, अगर अब ऐसे सीक्वेंस सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर थोड़ा फ्रेश माइंड से आपको मार्क्स अच्छे दे सकता है। ओके सर। सर कुछ सवाल है बच्चों के, हम्म। ताकि बच्चों को इससे इस फ्लो चार्ट से अगर क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, जैसे फ्लो चार्ट की बात की इसलिए, यस, तो थोड़ा सा बहुत सारा मदद या हेल्प मिल सकती है, इसलिए मैंने कुछ सवाल ला के सर उठा के। सर क्लास 12th मैथ्स में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चैप्टर में आती है और इसका मेन रीजन क्या हो सकता है सर? बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है 3D में, लाइन, प्लेन और वेक्टर ज्योमेट्री में। वेक्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वेक्टर ऐसा टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज अगर देखा जाए तो 12 मार्क्स का वेटेज वेक्टर्स को है। उसके बाद लाइन प्लेन को भी 6 मार्क्स का वेटेज है। तो इस टॉपिक पे बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि लाइन प्लेन की थ्योरम करो, वेक्टर्स की जो थ्योरम है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और को प्लानर को लिनियरिटी की जो थ्योरम्स है वो आपको करना है। और आखिरी में जो एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर की थ्योरम्स है, मींस बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये थ्योरम्स आप थोड़ा केयरफुली करो तो वेक्टर और लाइन प्लेन जो 3D का पार्ट है वो भी आपका कवर हो सकता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये 2 टॉपिक में होती है, बाकी कैलकुलस में, अलजेब्रा में कोई बच्चों को दिक्कत नहीं, सिर्फ वेक्टर और 3D और लाइन प्लेन में है। ओके सर। मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है क्या? एग्जाम आ गई भाई 2-3 दिन रात भर पढ़ना ये जरूरी तो है? क्वेश्चन मीन्स रोज तो पढ़ना ही चाहिए, पहले से पढ़ना चाहिए। अगर डेली आप 10-12 न्यूमेरिकल से पहले से आपने अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। लेकिन अगर कुछ टॉपिक आपके पेंडिंग है तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को सबसे पहले आप CET JEE का प्रिपरेशन आखिरी कुछ महीनों में उसको स्किप करो, आखिरी 1 महीने में फेब मंथ में, और कम्प्लीटली जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार देखो और उस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके सर। जो स्टूडेंट मैथ्स के बार बार गलती करते हैं उनकी सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक तो एक ही है कि बच्चा पूरे साल भर में JEE का प्रिपरेशन करता है, CET का प्रिपरेशन करता है, और उसको क्या है कि शॉर्टकट मेथड से उसको आंसर लाना पता है। आंसर लाता है बच्चा, आंसर पक्का आंसर लाता है, लेकिन क्या करता है कि उसको स्टेप वाइज सोल्यूशन पता नहीं। पूरे साल में उसने कभी टेक्स्ट बुक देखा ही नहीं है। उसको CET में स्कोर अच्छा आता है, JEE में स्कोर अच्छा आता है, लेकिन JEE में आपको अगर क्रैक करना है तो आपको 75% बोर्ड में एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। यस। तो पहले टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करो। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं लिखा है, आपका आंसर भी करेक्ट आ गया है, तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिल जाएंगे। आंसर को सिर्फ एक ही मार्क रहता है, जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो स्टेप आपको मेंशन करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके तो सर। स्टेप बाय स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द टेक्स्ट बुक। मतलब सर का मतलब ये है बच्चों कि भाई तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की जो भी है, MST CET हो JEE हो, उसमें कैसा है भाई, क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट जंप मारो आंसर पे, ट्रिक्स निकालना या ट्रिक्स से करना बहुत आसान लगता है, बट स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत नहीं है। छूट गई है। वो स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत जरूरी है जरूरी है। अगर आपको बोर्ड में 100 आउट हो, यस यस। 100 चाहिए तो। अब कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे हैं कि शॉर्टकट जो है, फॉर एग्जांपल लिमिट का क्वेश्चन है तो बच्चे एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में एल हॉस्पिटल कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। लेबनीज रूल है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल सॉल्व करना है, तो लेबनीज रूल टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन देखना है, उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। मतलब JEE में जो मेथड है वो टेक्स्ट बुक में कभी कभी नहीं होती है, नहीं होती है। तो टेक्स्ट बुक देखना पढ़ना बहुत बच्चे जरूरी ऐसे है, बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक भी खरीदते नहीं है। नहीं, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आखिरी 2 महीने टेक्स्ट बुक देखना ही पड़ेगा, Yes. क्योंकि पूरे मार्क्स उस पर डिपेंड है। Yes, अगर sir. आपको CET भी क्रैक करना है तो 50% मार्क्स लाना है, 45% मार्क लाना है, और JEE क्रैक करना है तो आपको 75% मार्क लाना है। यस सर। मैथ्स की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम का टेंशन ना हो इसलिए? जब से आपने मैथ सब्जेक्ट लिया तब से आपने मैथ्स का प्रैक्टिस सॉल्व करना ही चाहिए। सर चलो इसके ऊपर और एक चीज है कि कुछ बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, कंसिडर करते हैं। ओके एक्चुअली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन कुछ रूरल के बच्चे होते हैं कि भाई मस्त कर रहे, कुछ तो बिजनेस कर रहे, कुछ खेती कर रहे, जो भी कर रहे, अब उस बच्चों को पास होना है। पास होना तो मैं पास नहीं बोलूंगा, 60 मार्क्स ला सकते बच्चे। अरे बाप रे। जिस बच्चे ने पूरे साल नीट का प्रिपरेशन किया है, उसने मैथ्स सब्जेक्ट एज अ सप्लीमेंट्री लिया है, उसको सिर्फ मैथ्स पास होना है, लेकिन पास नहीं बोलूंगा मैं,
फर्स्ट क्लास मार्क्स आ सकते, फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्या करना है बच्चों, देखो 20 मार्क तो प्रैक्टिकल है, उसमें उसके बाद आपके 16 मार्क एमसीक्यूज है, 8 एमसीक्यू होते हैं, वो 16 मार्क। उसके बाद 4 मार्क एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यस। और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है, मीन्स जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है, मैट्राइसिस है, एलपीपी है। लॉजिक में क्या है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का फिक्स रहता है सर्किट डायग्राम पे, पक्का रहता है, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन ट्रूथ टेबल पे रहता है। पूरे पूरे पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो उसमें एक क्वेश्चन फिक्स सर्किट डायग्राम पे रहता है, और एक क्वेश्चन फिक्स ट्रूथ टेबल पर रहता है। उस पर नहीं रहा तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिग्नेंस भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एक क्वेश्चन होता है। सबसे सिंपल टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। ये आप टॉपिक करो, वो 9 मार्क का टॉपिक है आपका, उसमें 100% वो कवर हो जाएगा। उसके बाद एक एलपीपी क्वेश्चन टॉपिक है, वो पेपर सेकंड का आखिरी टॉपिक है, पेपर फर्स्ट का आखिरी टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, जो होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सर, ग्राफ का मेथड। यस, मैंने भी सुना है सर। हाँ वो क्वेश्चन सिर्फ उसका एक एक्सरसाइज करो, 2-4 ही न्यूमेरिकल्स करो। ये पॉडकास्ट जब खत्म हो जाएगा तुम एलपीपी का 4 एग्जाम्पल करो, टेक्स्ट बुक में से करो, 4 देख के करो, आपका 4 मार्क का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। सर मुझे क्या लग रहा है, ऐसा कुछ और टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक के बाद मैट्राइसिस है, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट मेथड से निकालो, रिडक्शन मेथड से फाइंड करो, नहीं तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2-3 क्वेश्चन भी किए ना, लॉजिक, मैट्राइसिस, एलपीपी। तो ये उस जो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, 16 मार्क्स एमसीक्यू, 4 मार्क्स ये। उसके बाद ये आखिरी वाला जो 2-3 टॉपिक आपने किए तो डेफिनेटली 50 तो क्रॉस आराम से हो जाएंगे। सर मुझे फील हो रहा है कि शायद मैं दोबारा पेपर दूं तो मुझे गाइडेंस करोगे क्या? पक्का क्योंकि सर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये फिक्स आएगा, वो मुझे भी समझ, मिनिमाइज ग्राफ, 4 मार्क के लिए ग्राफिकल बोला है। मेथड। उसके बाद में आपने कोई सर्किट का क्वेश्चन पूछा, ट्रूथ टेबल का। मतलब ऐसे बता रहे हो कि मुझे फील हो रहा है कि भाई इतना करूं, मैं रात भर भी पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। फेल का टेंशन ही मत ले लो, 60 मार्क तो इजीली आ जाते हैं। सिर्फ 2-4 टॉपिक पक्का करना है, लॉजिक, मैट्राइसिस, एलपीपी। और आपको टाइम मिला, जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन किया है साल भर में और उन्होंने एज अ सप्लीमेंट सब्जेक्ट लिया मैथमेटिक्स, उन्हें 2-4 टॉपिक भी किया तो डेफिनेटली यू कैन क्रॉस द 60 मार्क्स। बच्चों मुझे तो लगता है कि सर एक वरदान देके जा रहे भाई, रियलिटी है सर। ये बच्चों आपके लिए वरदान है कि भाई ये कर लो पहले, बाद में टॉपिक देख लो, जो भी होगा आपका वेक्टर है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, जो भी है पहले ये कर लो भाई। क्यों? क्योंकि आपके 60 मार्क्स हमने पक्के करके दे, वो तो आपने जेब में तो डालो पहले, बाद में 40 मार्क का सोचो। उसके बाद मैं और एक बोलता हूँ, एक डिफरेंशिएशन टॉपिक है, पहला टॉपिक पेपर सेकंड का। उस टॉपिक में 3 थ्योरम्स है, उस 3 थ्योरम में से एक थ्योरम अगर मैं सेटर रहा, कोई और भी सेटर रहा, कोई दूसरा सेटर रहा, तो पक्का वो 3 में से एक थ्योरम डालता है। अच्छा, मतलब बिकॉज वो थ्योरम में उसके सिवा पेपर हो ही नहीं सकता। अच्छा। कंपलसरी थ्योरम आता है डिफरेंशिएशन का। सर खुद पेपर सेटर है, इसलिए सर का ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस जो है ना भाई, वो बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को। पेपर सेटिंग में कोई किसी ने भी करने दो, एक एजेंडा फिक्स होता है पेपर का, एग्जाम पैटर्न का, उसको फॉलो करना है। इंटीग्रेशन के 2 थ्योरम है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का थ्योरम है, एक बाय पार्ट्स का थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम पक्का आता है 3 मार्क के लिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 थ्योरम है, एवरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये थ्योरम। और उसके बाद एक्यूट एंगल का थ्योरम, tan थीटा का थ्योरम, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये थ्योरम। दोनों में से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों में से एक थ्योरम फिक्स, इंटीग्रेशन दोनों में से एक थ्योरम फिक्स, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में 3 थ्योरम में से एक थ्योरम फिक्स। ये अगर आप आज ही वो थ्योरम करो, आपके 9 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी पेपर देखो 9 to 12 मार्क्स के थ्योरम होते हैं बोर्ड एग्जाम में, 12 मार्क्स के थ्योरम पक्के रहते हैं, 3 नहीं तो 4 थ्योरम्स। सर मुझे फील क्या हो रहा मालूम है, आप जाते जाते 100 मार्क का आप ही बताओ जाओ। क्योंकि अभी तक 12 मार्क बोले, पहले 4 मार्क का मैक्सिमम मिनिमम का बताया, बाद में लॉजिक में बताया, बाद में आपने मैट्रिसेस के बताया, बाद में वो सर्किट डायग्राम का इसका, मतलब कितना ऑफर दे रहे सर। मुझे लगता है बच्चों ध्यान रखना, ये चीज लिख के रखो, बहुत काम आने वाली है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्योंकि मैथ्स में जो बच्चे डर रहे ना, उनका डर खत्म करना है, बस ये हमारा मकसद है सर। डर मीन्स डरने का सब्जेक्ट ही नहीं कि मैथ्स में कुछ डरावना कुछ फिगर्स नहीं है,
जिससे Yes. बच्चों को डर लगे, ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। आप अगर थोड़ा फ्रेश माइंड से सोचो, ये पॉडकास्ट देखो, उसके बाद आपको लगेगा कि 60 मार्क क्रॉस करना बहुत ही सिंपल काम है। यस बस। सर सेम टाइम के जो सम रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स रहते हैं सेम, ऐसे 15-20 करना चाहिए क्या? डिफरेंट टाइप के करना चाहिए? आपका क्या सजेशन रहेगा? सेम टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार करो, बाकी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करो। डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा करो। ओके सर, मैथ्स पेपर में टाइम जल्दी खत्म होता है, मतलब होता है ना 3 घंटे का पेपर है, हाँ, बट वो पेपर मैं पूरे 100 मार्क की तैयारी करके गया हूँ, और 100 के 100 नंबर मतलब 80 नंबर है, वही चीज 100 मतलब 80 मार्क लेने थे, 80 का 80 मुझे आता था, बट ये हुआ सर मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा 60 मार्क का ही हुआ, 20 मार्क का लिखना ही नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए इस समय? लिखना ही नहीं हुआ, इसका कैसा है कि अगर आप शॉर्टकट मेथड से पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पेपर जल्दी हो जाएगा। पेपर जल्दी हो गया तो आपको लगेगा तो मेरे सब आंसर करेक्ट है। आप घर पे जाके देखोगे पूरे जितने क्वेश्चन है उतने सब आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे आउट ऑफ मार्क नहीं मिले। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सब जंप स्टेप करते हैं, पूरा जंप लिखते हैं, तो जंप करके लिखते हैं, तो सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर से आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे। और थ्योरम से कैसा रहता है, थ्योरम का जो प्रूफ है वो यूनिवर्सल रहता है, वो उसी टेक्निक से, उसी वेरिएबल से, उसी नोटेशन से आपको सॉल्व करना है। अगर आप खुद से कुछ भी लिखो, यू की जगह पर एक्स वाई लिखोगे, अगर अलग वेरिएबल लिखोगे तो उसको मार्क नहीं मिलते। सवाल ये है सर, कुछ बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो पेपर में टाइम नहीं मिलता है, मतलब उनको नहीं क्या 3 घंटे में 60 मार्क का ही लिखा, 20 मार्क का रह गया, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? 60 मार्क का रह गया, 20 मार्क का रह गया, तो लिखना नहीं होता उनसे। बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं जेडब्ल्यू वाले, वो शॉर्टकट में करते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो करना ही चाहिए एग्जाम उसके लिए में। क्या चाहिए, करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या करना? आपका क्या सजेशन है? मैं तो बोलूंगा कि प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये जो मंथ चालू है, जनवरी का स्टार्ट में चालू है। Yes. अगर और 1.5 महीना एग्जाम में है, तो 1.5 महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा हर डे में आपको 2-2 ढाई घंटे मैथ्स का प्रिपरेशन करना है। 2-2.5 घंटे का प्रिपरेशन किया तो ये आपका जो लैकुना है कि मुझे टाइम नहीं मिला, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। तो रोज 15-20 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, और वो आपका जो ड्रॉबैक है, टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, कैलकुलेटर यूज करना मैथ्स के लिए सही है, मतलब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? आपका क्या है? तो कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना चाहिए, लॉक टेबल भी यूज नहीं करना चाहिए। लॉक टेबल तो स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल इन मैथ्स एग्जाम, बिकॉज ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यू कैन यूज लॉक टेबल, बट एग्जाम में आपको जो भी अगर वैल्यू है तो ब्रैकेट में दी जाती है, तो उसको लेना है। कैलकुलेटर यूज मत करो, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करो, हाथ से कैलकुलेशन करो तो आ जाएगा। लॉक टेबल देखना, ट्रिगोनोमेट्री की वैल्यू देखना, ये देखने से क्या होता है, आपका जो सोच है वो खत्म हो जाती है, और एग्जाम में उसमें डिफिकल्टी पैदा हो जाती है। ओके सर, एग्जाम में मैथ्स देखते ही डर लगता है, इस डर को कैसे दूर करें? कुछ बच्चे है ना, मैथ्स का पेपर आ गया भाई, सबसे टफ पेपर आ गया, क्या करे सर? तो ऐसे बच्चों को क्या सजेशन है आपका? देखो, अगर आप क्वेश्चन, अब जितने टॉपिक अच्छे किए आपने आखिरी कुछ महीने में, लॉजिक किया है, मैट्रिसेस किया, वो क्वेश्चन पहले ढूंढ लो, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, सीक्वेंसली करो, लेकिन वो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे 2-4 क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करने आपको फायदा हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि भाई रूटिंग पे आ गए, जैसे गाड़ी चालू हो गई एक बार, तो भाई तुमने गाड़ी बंद भी कर दी और आगे इंक्लाइंड प्लेन पे, तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगती है। तो वैसे एक बार ड्यू टू द इनर्शिया बोलते हैं हम लोग इसको, तो कोई चीज रुकी तो रुकी रहती है, न्यूटन का लॉ है, और चलने लगती है तो चलने लगती है, तो वैसा है समझो। यस, एग्जैक्टली। सर लास्ट मंथ में मैथ का रिवीजन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखो, इसमें मैं इस क्वेश्चन में 2 चीज में डिवाइड करूंगा। जिनका अच्छा प्रैक्टिस हुआ है, जिनका पहले से ही मैथ्स का थ्योरी का बहुत सारा प्रिपरेशन हुआ है, उन्होंने क्या करना चाहिए कि हर टॉपिक में पिछले 2-3 साल के 4 साल के पेपर पहले सॉल्व करो। बोर्ड के पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों ने साल भर में सीईटी का, जेडब्ल्यू का बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए, कि बच्चों का फोकस पहले से फिक्स है, मुझे सीईटी करना है, जेडब्ल्यू करना है, मुझे नीट करना है। बच्चा थ्योरी एग्जाम नहीं देता है, तो पहले उसको। तो मेरा एक सवाल है, सराव एग्जाम देना चाहिए जो कॉलेज में सराव एग्जाम होती है, प्रैक्टिस एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम देना चाहिए, कम से कम 2 एग्जाम देना चाहिए। ओके, 2 एग्जाम अगर दे पाओगे तो आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना चाहिए, और पेपर सॉल्व करने के बाद, लिखने के बाद उसके सोल्यूशन भी चेक करो
कितने मार्क मिले, कितने कहाँ पे मेरा डिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसमें इससे क्या होता है कि जजमेंट आता है एनुअल जो फाइनल एग्जाम है बोर्ड की, वो सॉल्व करने में आपको जजमेंट आ जाएगा। प्रीलिम एग्जाम कम से कम 2 पेपर आपको सॉल्व करना है बोर्ड के मेन एग्जाम देने से पहले। भले आप कॉलेज में दे दो, कहीं क्लास में दे दो, घर पे भी दे सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशन बुक नहीं, उस पीछे 2 पेपर रहते हैं, नहीं तो 2023 का, 24 का, 25 का, ये साल का पेपर निकालो, आप घर पे सॉल्व करो और चेक करो, लेकिन कम से कम 2 पेपर तो आपको सॉल्व करना है। ओके सर, मैथ्स पेपर में स्टेप और प्रेजेंटेशन का कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। मैं तो सबसे स्टार्ट वहाँ से किया था कि बच्चों आप सीक्वेंसली सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, सीक्वेंसली सॉल्व करो और हर स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करो, नहीं जंप मत करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, हर क्वेश्चन में रीजन लिखो, हर स्टेप पे रीजन लिखो और रैंडमली मत लिखो। ऐसा इक्वल टू साइन सेम लाइन पे आना चाहिए, कॉर्नर पे लिखना चाहिए, रैंडमली मत लिखो। और पेपर नीट और क्लीन जितना अच्छा रहेगा उतना एग्जामिनर का जो साइकोलॉजी माइंड साइकोलॉजी रहता है वो मार्क्स में उसका इम्पैक्ट आ ही जाता है। मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, मॉडरेशन करता हूँ, मेरा एक एक्सपीरियंस बोलता हूँ सर। जैसे मेरा एक माइंड सेट हो जाता है, एक बच्चे का पेपर है, मार्क दे रहा हूँ 1 2 3 दे रहा हूँ ऐसे, और एक छोटी सी गलती है सर, वो गलती आ गई समझो 40-50% पेपर उसका आंसर सेट खत्म होने के बाद चेक, बराबर, वो मेरे समझ में नहीं आई सर, क्योंकि मेरे माइंड ने क्या डिसाइड किया कि ये बच्चा बहुत बहुत होशियार है और बहुत ही टैलेंटेड है, भले तुम गधे क्यों ना हो भाई। सॉरी, ये वर्ड यूज नहीं कर रहा था मुझे, बट समझ लो मेरी भावना को समझना बहुत जरूरी है भाई। ये हो जाता है कि चलो यार ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, फट 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 मैंने मार्क दिया सर ऐसे। नीट और क्लीन का बहुत इंपैक्ट होता है। यस सर, इसमें आपके तो गलत नंबर स्टेप को भी मैंने नंबर दिया और उसको नंबर मिले मॉडरेटर वाले ने दिया, चिप मॉडरेटर। मैंने पेपर जानबूझकर, मैंने बोर्ड में, मेरा घर तो नजदीक है आपको पता है, मैं पेपर चेकिंग को मॉडरेशन चिप मॉडरेशन के अंडर, मतलब मैंने चिप मॉडरेशन नहीं किया है, चिप मॉडरेटर के अंडर काम किया। मैंने देखा कि यार मैंने जो नंबर दी वही रहेगी उसके, क्योंकि उसका पेपर ही इतना खतरनाक है। अच्छा पेपर होता है, यस सर, पक्का होता है। नीट और क्लीन पे फोकस करो बस। यस, एवरेज स्टूडेंट भी मैथ्स में 90+ मार्क ला सकता है क्या? अगर ला सकता है तो कैसे ला सकता है? हाँ, क्यों नहीं ला पक्का ला सकता है। जिसका अभी तक स्कोर सबसे 50 60 70 तक आता था पहले एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, क्लास के एग्जाम में, तो 50 60 कन्वर्ट इनटू 90 बहुत ईजी है। तो क्या करना है, उस बच्चों ने वही बोला कि 2-3 पेपर और एक बार 2-3 पेपर सॉल्व करो, और जो टॉपिक में ज़्यादा डिफिकल्टी है आपकी एक बकेट लिस्ट बनाओ, ड्रॉबैक की बकेट लिस्ट, मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, ये टॉपिक में दिक्कत है, उस पर ज़्यादा फोकस करो तो मार्क डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर ज्योमेट्री है, नहीं तो 3D लाइन प्लेयर है, इस पर आपके मार्क हमेशा जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वो 60 to 90 इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, मैथ्स पढ़ते समय बोरिंग फील होता है, उस समय क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, मैथ्स सॉल्व करना है। मैथ्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ बायोलॉजी। यू नेवर रीड मैथमेटिक्स, यू हैव टू राइट मैथमेटिक्स। आपको मैथ्स लिखना है। yes, तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। कम से कम रोज 10 12 15 नंबर के साथ आपको सॉल्व करना है। तो मैथ्स पढ़ना नहीं, मैथ्स सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आंसर तो दिया है, तो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्जाम डे पर मैथ्स पेपर सॉल्व करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो ABCD आपने बोला, ABCD सॉल्व करो, क्योंकि मैं बहुत सालों से पेपर चेक करता हूँ, तो रैंडमली क्वेश्चन अगर बच्चों ने सॉल्व किए, 27 पहले है, उसके बाद 12 है, तो एक दिमाग सड़ जाता है एग्जामिनर का, उसको इम्पैक्ट कैरी, मार्क कैरी करने में हो जाता है। तो कभी गलती हो जाती है एग्जामिनर से, वो गलती मॉडरेटर भी कैरी करता है, तो 2-3 मार्क का लॉस हो सकता है। बच्चों, इसमें सर का भी फायदा है वाला। सर अपना भी फायदा देख रहे, क्या मालूम है क्या? सर चाहते हैं कि मैं मॉडरेटर हूँ, एग्जामिनर हूँ, जब भी रहूंगा, कुछ काम करते रहते हैं सर, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो सर को मैसेज भी देना था, क्योंकि भाई ये दिक्कत हमको भी नहीं आनी चाहिए, और उनके जो भी भाई बहन है, जो भी उनके जो कलीग्स है, ये सबको फायदा होना चाहिए, ये मकसद मुझे लग रहा है। क्योंकि ये पॉडकास्ट पूरे महाराष्ट्र के बच्चे देखते हैं, पूरे पेरेंट्स बच्चे देखते हैं, तो ये सब मैसेज जाना चाहिए बच्चों की पास कि सीक्वेंसली ऑर्डर से आप फॉलो करना है। A to D सेक्शन 1 to 34 आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसका फायदा आपको भी है, टीचर को नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे ही, लेकिन मुझे लगा कि सर बोल रहे हैं। सर एक वैसे सवाल तो हो गया कवर, लेकिन तो भी लास्ट में होता है ना, कुछ बूस्टअप मिलना चाहिए बच्चों को। तो आपको
ऐसे वन स्ट्रोक में बोलते हैं ना ऐसे कि भाई आपने जो बोला है ऑलरेडी और भी बोलना है थोड़ा सा, एक वन स्ट्रोक में क्या बोलना है कि कौन से क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा जो भी बोला आपने, लॉजिक वन लाइन में बताना है, मतलब उसका हम लोग शायद शॉर्ट भी डाले, शॉर्ट होता है 1 मिनट के अंदर, तो वो वन स्ट्रोक में बोलना है आपको। लॉजिक का टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिग्नेंसी, ट्रूथ टेबल, स्विचिंग सर्किट, मैट्रिसेस में इनवर्स आइदर बाय एडजॉइंट मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलपीपी का ग्राफिकल मेथड फिक्स, पेयर ऑफ स्टेट लेंथ के 2 थ्योरम फिक्स, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का थ्योरम नहीं तो एक्यूट एंगल का थ्योरम, डेरिवेटिव के 3 थ्योरम, एक पहला थ्योरम है चेन रूल का, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इनवर्स फंक्शन, ये 3 थ्योरम में से एक थ्योरम फिक्स। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय पार्ट्स मेथड, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, दोनों में से एक प्रॉपर्टी एग्जाम में, हर एग्जाम में आती है। 7 प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स 2a माइनस एक्स वाली, और 8 प्रॉपर्टी इवन एंड ऑड फंक्शन वाली। ये 2 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी फिक्स। और पेपर फर्स्ट में मैंने पेयर ऑफ स्टेट लेंथ का बोला, वेक्टर का थ्योरम, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, नहीं तो applications of vector में का altitude of triangles are concurrent by vector method, medians of triangle are concurrent by vector method। इतना करो, श्योर आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर, मुझे लगता है ये लाइन नोट करके लेनी चाहिए बच्चों ने। मैंने जानबूझकर ये लाइन बोलने के लिए बोला सर आपको इतना करने बाद तो क्योंकि इसका सब जो पॉडकास्ट है ना बच्चों, इसका सर ने बस 1 मिनट के अंदर कवर कर दिया। मुझे ये लग रहा है, फील हो रहा है। सर जाते जाते बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बच्चों का और एक मैसेज देना मैं भूल गया कि बच्चों आप अगर एमसीक्यू लिखते टाइम सिर्फ एमसीक्यू का एबीसीडी मत लिखो, उसका आंसर भी लिखो। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू का आंसर π/4 है और वो बी ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ बी नहीं लिखना, बी भी लिखना है और π/4 भी लिखना है। मतलब क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर लिखो, बी ऑप्शंस π/2। यस, करेक्ट है ना सर? वैसे फिजिक्स में भी होता है, वैसे मैथ्स में भी। यस। और एमसीक्यू किसी और पेज में दोबारा मत सॉल्व करो। बच्चों क्या करते हैं, पहले पेज पे एक अलग सॉल्यूशन, सेकंड पेज, 4th पेज पे एक, 60 नंबर पेज पे एक, एमसीक्यू एक ही जगह पे सॉल्व करो। जो पहले सॉल्व किया है उसको कंसीडर किया जाता है। बच्चों को क्या लगता है कि इसमें गलत है तो आगे करेक्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो। यस, सीक्वेंस और आपको बस ऑप्शन सॉल्व करना नहीं, एमसीक्यूज नहीं सॉल्व नहीं करना, एमसीक्यूज में सॉल्व आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। ऑप्शन बी सॉल्व, लास्ट पेज पे रफ वर्क करो, उसको फ्रंट पे आंसर लिखो, बस। यस सर। सर कोई शेर शायरी आपको अगर कुछ बोलनी है बच्चों के लिए, आपको या कोई सेंटेंस बोलना है बच्चों के लिए तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका कोई मैसेज देना है, जो भी देना है दे सकते हैं। सक्सेस इज नॉट इट्स अ सक्सेस, अ मिक्सचर ऑफ हार्ड वर्क एंड बिट ऑफ लक। सक्सेस इज 100%, 99 हार्ड वर्क करना है, और आखिरी में जो 1% वो लक पे डिपेंड रहता है। यू हैव टू फोकस ऑन हार्ड वर्क, नॉट ऑन द लक। ओके सर, प्रैक्टिस ही सब कुछ करवा सकती है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मौके तो किस्मत वाले को हमेशा मिलते हैं, बट कामयाबी किस्मत से नहीं सर, किस्मत से नहीं, वो मेहनत से मिलती है। मेहनत बस मेहनत ही आपको, आपकी प्रैक्टिस ही आपको अपने 100 नंबर तक पहुंचाने वाली है। 100%। और उम्मीद कर रहे हैं कि मास में कितने बच्चे 100 आउट ऑफ 100, और दिनेश सर तो आपका करवा रहे। दिनेश सर को सर जानते भी है, हमारी बात भी हुई, शायद दिनेश सर ये मिलने वाले भी है। मैंने बोला कि दिनेश सर आने के बाद अपन मिलेंगे सर एक बार। बहुत दिनों से हम हमारा हो गया, लेकिन वो टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, तो हम मिलेंगे। दिनेश सर वन शॉट भी ले रहे, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। एक बार जाके देखो, वन शॉट इतने जबरदस्त ले रहे कि वेक्टर का तो इतना जबरदस्त लिया सर ने, बहुत टाइम लिया, लेकिन बहुत जबरदस्त 12 मार्क है भाई, कवर करके दिया। तो सब कुछ, सब लोग देखो, सर को भी मैंने बोला है, मुझे लगता है कि कुछ घंटों पहले बात की हुई है कि सर ऐसा ऐसा है। सर बोले सर, हाँ सर कब आना है? मैंने बोला सर अभी। बोले सर कोई बात नहीं है, बच्चों का अगर मेरा फायदा होता है तो मैं क्यों नहीं आऊँ। तो सर यहाँ पे आके भाई तुमको गाइड कर रहे हैं, और सर को अभी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सर सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है 2 मिनट में, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है अब की बार 100 आउट ऑफ 100। यस सर, यस। तो यही खत्म करते हैं बच्चों। आपको सब कुछ क्वेश्चन दिए, सब कुछ दिया है, और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करो, ताकि सारे को मैं बता दूं। और भी जैसे सर ने इंपॉर्टेंट चीज होता है, और भी इंपॉर्टेंट देंगे। एक पेपर सॉल्व करके देंगे लगे तो, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्क होते हैं, क्या होते हैं, एक पेपर चेक करके देंगे सर अपने बोर्ड पे, ठीक है? तो ये कर सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट होने चाहिए, बहुत भर भर के कमेंट करिए। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।